आज हम देखने वाले हैं काउंट्स यंगेस्ट सन इज अ प्लेयर का चैप्टर नंबर 24। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो रॉल के भाई के साथ उसकी जितनी भी आर्मी आई होती है वो सारे के सारे मेंशन की सिचुएशन को अंडर कंट्रोल कर लेते हैं। जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि अब ये सब कुछ ओवर हो जाना चाहिए, लेकिन मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई अपने साथ वाइस कैप्टन और साथ ही साथ इतने हाई रैंक नाइट्स को क्यों लाया है। वो टोटल 25 इंटरमीडिएट स्वॉर्ड एक्सपर्ट्स को लाया है और वो अकेले पूरी बैरन फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो आखिर इतने सारे लोगों को लाने की क्या जरूरत पड़ी। वहीं जो अपना बैरन गैंडर होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा था कि अब जो सिचुएशन है वो मेरी साइड हो जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा खेल यहीं पे खत्म हो चुका है। वहीं जो रॉल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जो रैंडल का फोर्थ सन है राफेल वो वहाँ पे छुप रहा है, इसको क्या लग रहा है, क्या किसी ने इसे अभी तक नोटिस नहीं किया। वहीं जो बैरन होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि जो ब्रेनन रिपब्लिक वाले नाइट्स को मैंने अपनी साइड किया था वो सारे के सारे भी छुपने लग गए, वो लोग कितने ज्यादा यूजलेस हैं। अब जो रोल का भाई होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर अब मुझे बताओ आखिर वो कौन था जिसने यहाँ पे स्वॉर्ड उठाई। और वो ये सब बातें तो बोल ही रहा होता है, उतने में जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो उसको रैंडल वालों का चौथा बेटा दिख जाता है और वो बोलता है कि हे देखो यहाँ पे तो रैंडल वाले भी हैं। और फिर वो उससे बोलता है कि हे ब्रदर आओ मुझे ग्रीट करो, क्या तुम मुझसे मिलोगे नहीं। और फिर उसके बाद जो राफेल होता है वो आगे आते हुए मतलब एकदम डरते हुए बोलता है कि लॉन्ग टाइम नो सी ब्रदर डायलन। डायलन यानी कि रॉल का भाई भी बोलता है कि हाँ मुझे तुमसे मिले हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और तुम तो अभी भी बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो। बताओ आखिर तुम कौन से नंबर के बेटे हो, क्योंकि तुम अभी भी सारे के सारे भाई एक जैसे लगते हो। फिर उसके बाद वो बताता है कि मैं फोर्थ सन हूँ। फिर उसके बाद जो डायलन होता है वो बोलता है कि तुम फोर्थ सन हो तो इसका मतलब ये है कि तुम वही हो जो कि थर्ड और सिक्स्थ को बुली करते हो, क्या तुम अभी भी अपने भाइयों को बुली करते हो। फोर्थ सन बोलता है नहीं वो बहुत समय पहले की बात थी। और फिर इसके बाद डायलन एकदम गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तू यहाँ पे मेरे साथ पंगा करना चाहता है। और फिर उसके बाद फोर्थ सन बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और फिर उसके बाद डायलन उससे बोलता है कि मुझे लग रहा है जैसे आज तूने बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट कर लिया, लेकिन आइंदा से अगर तू मुझे कभी भी ऐसे दिख गया तो तू मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाएगा। ये हमारी एक फैमिली प्रॉब्लम है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तू यहाँ से पहली फुर्सत में निकल ले। और फिर वो रफेल से बोलता है कि तो क्या सोचा तूने, क्या तू यहाँ से जा रहा है या फिर तुझे मेरे साथ और बात करनी है यहाँ पे रह के। रफेल बोलता है नहीं नहीं मुझे घर में बहुत ज्यादा काम है तो मैं यहाँ से चलता हूँ। और फिर उसके बाद वो उससे बोलता है कि ठीक है फिर तुम जल्दी से यहाँ से निकल लो। और फिर उसके बाद वो ऐसा भी बोलता है कि अपने फर्स्ट भाई से बोलना कि कभी उसको टाइम मिले या मुझसे डुअल करने का मन हो तो मुझसे आके मिल लेना 1v1 में, उसको हम अभी से फिनिश कर देंगे। और फिर उसके बाद जो उसका एक और साथी होता है वो बोलता है कि सारे के सारे जो भी इस फैमिली मैटर के नहीं है वो सारे के सारे यहाँ से निकलो, ये एक फैमिली मैटर है। लेकिन जो डायलन होता है वो बोलता है कि लेकिन जिन भी लोगों ने एस्टन के खिलाफ विद्रोह किया था वो यहीं रुक जाना, उन लोगों के साथ मुझे कुछ बात करनी है। और फिर उसके बाद जो डायलन होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर हम लोग कहाँ से शुरुआत करें। वो बैरन से बोलता है कि आखिर वो पेपर्स कहाँ हैं जिन पे तुम साइन कराना चाहते थे। बैरन की एकदम फट के चार हो जाती है। और फिर उसके बाद हमारा ये वाला सीन यहीं पे ड्रॉप हो जाता है और हमें अगले सीन में रात का सीन दिखाया जाता है। जो रॉल होता है वो अपने भाई से बोल रहा होता है कि थैंक्स ब्रदर यहाँ पे आने के लिए, आपने मेरे बारे में इतना सोचा और मेरे एक कहने पे ही आप सीधा यहाँ पे आ गए। लेकिन वो सब तो सही है, आप अपने साथ वाइस कैप्टन और साथ ही साथ बाकी के नाइट्स को क्यों लाए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग हो गए और आखिर आपकी वाइफ और आपके बच्चों का क्या होगा। डायलन बोलता है कि हे ब्रदर तुमने मुझसे हेल्प मांगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने सबसे बेस्ट टीम को यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए लेके आया था। रॉल बोलता है कि फिर भी ये बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद हमें एक नाइट पहले का सीन दिखाया जाता है यानी पिछली रात का, जहाँ पे हमें पता चलता है कि रॉल ने अपने भाई को लेटर लिखा होता है कि उसे यहाँ पे उसकी हेल्प चाहिए। फिर उसके बाद डायलन उससे बोलता है कि तुम्हें पता है मैंने ये सब कुछ क्यों किया, क्योंकि जो फादर है उन्होंने तुम्हें स्टैंप दे रखा था, मतलब अथॉरिटी दी थी उसको, तो उसके भाई को लगा कि जरूर इसने कोई अच्छा काम ही किया होगा। वो बोलता है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इजियर था कि मैं तुम्हारे कहने पे यहाँ पे आ जाता। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मेरा भाई फैमिली का हायर है और साथ ही साथ वो एक ऑफिशियल फैमिली मेंबर भी है, अगर वो यहाँ पे नहीं आया होता तो चीजें अभी बहुत ज्यादा हार्ड हो चुकी होती। रॉल ऐसा भी बोलता है कि उसका भाई यहाँ पर इतनी जल्दी इसलिए आया क्योंकि उसने पोर्टल का यूज किया। और रॉल बोलता है कि उसने क्योंकि पोर्टल का यूज किया और इतने ज्यादा
ज्यादा बंदे थे तो उसका आराम से 3-4 हजार गोल्ड तो खर्च हो ही गया होगा। लेकिन खैर छोड़ो, अब जो भी है, अब मुझे इस बारे में सोचना बंद करना चाहिए। और फिर उसके बाद वो अपने भाई से बोलता है कि आखिर जितने भी लोगों को हमने पकड़ रखा है, आखिर तुम उन लोगों का क्या करने वाले हो? वो 30-40 से भी ज्यादा लोग हैं, मतलब वही बैरन गेंडर और उसकी फैमिली वाले। उसका भाई बोलता है कि उन लोगों ने गलती कर रखी है तो वो इसकी सजा जरूर भुगतेंगे, मैं उन्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता हूँ। फिर उसके बाद रोल अपने भाई से बोलता है कि उन्होंने भले ही जो भी किया, लेकिन फिर भी वो हमारी फैमिली वाले हैं, वो हमारे फादर के भाई के भी बच्चे हैं। अगर हम उन लोगों को अपनी तरीके से सजा दे भी देंगे तो क्या फादर इन सब चीजों से ओके होंगे? उसका भाई उसको बोलता है कि फादर ने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा, तो ये हमारा चांस है कि हम लोग उनसे खुद निपट लें। और वैसे भी बहुत समय से हम लोग उनकी गलतियों को इग्नोर करते आ रहे हैं और वो लोग हमारी फैमिली के फंड पे पलते आ रहे हैं। अब हम लोग उन्हें ऐसे जाने नहीं दे सकते हैं। और वही जो रोल होता है वो अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रदर पहले से ही सब सोच समझ कर आया है कि यहाँ आकर उसे इन लोगों को ठिकाने लगाना है। वो सच में पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में बहुत ज्यादा गुड है और वैसे भी वो हमारी टेरिटरी का ब्रॉन जो है वो सच में बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड है। फिर उसके बाद जो डायलन होता है वो बोलता है कि तुम मुझे कुछ ज्यादा खास नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं उन लोगों को मार दूंगा? तुम इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सिर्फ उनके फंड कट करने वाला हूँ। और एक बात और रोल, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, एक बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम पे आज बहुत ज्यादा प्राउड हूँ। रोल बोलता है नहीं नहीं, मैंने कुछ खास नहीं किया, मैं तो सिर्फ उनके ऊपर अटैक करने गया क्योंकि उन्होंने खुद डुअल रखा था। उसका भाई एकदम खुश होते हुए उससे बोलता है कि व्हाट अ क्यूटी, तुम आखिर क्या कहना चाहते हो कि तुमने कुछ नहीं किया? तुमने उनको एक्सपोज करने के लिए रिपोर्ट भी बनाई और उनको डुअल में भी पीटा, उससे ज्यादा तुम और क्या कर सकते हो मेरे भाई? रोल उससे बोलता है कि ये सब कुछ तुम लेवाई के साथ करो, मैं एक फुल ग्रोन एडल्ट हूँ, लेवाई बता दो उसका बेटा है। अब उसके बाद रोल थोड़ा सीरियस होते हुए अपने भाई से बोलता है कि ब्रदर, मैं अब आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ये वो पेपर है जिनमें मैंने उनके रिकॉर्ड्स लिखे थे बैरन गेंडर के, एकदम प्रूफ सहित। आखिर अब मुझे इनका क्या करना चाहिए? उसका भाई बोलता है कि हाउस ऑफ 27 पीपल जिन्होंने तुम्हारे लिए स्टैंप लगाया था, मतलब वही 27 जिन्होंने डुअल में इसके साथ हिस्सा लिया था और वो अपने घर हार गए थे। उसका भाई बोलता है कि इन सब के घर अब तुम्हारे अंडर में है, तो अब तुम इनसे जो करना चाहते हो तुम कर सकते हो, इसमें तुम्हें मेरी क्या हेल्प चाहिए? उसका भाई बोलता है, मतलब रोल बोलता है कि क्या ये सारे घर अब मेरे हैं? इन सब की वैल्यू एटलीस्ट 1 लाख गोल्ड तब भी होगी। वो अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे लग रहा था कि ये सब घर फैमिली वाले ले लेंगे क्योंकि ये डिस्प्यूट फैमिली की तरफ से था, लेकिन उसका भाई बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योंकि तुमने उनसे अकेले ड्यूएल करा, तो जो रिवॉर्ड्स होंगे वो भी तुम्हारे होंगे, तो इनको स्वीकार करो और बाकी सबके बारे में चिंता मत करो, मैं वो सब संभाल लूंगा। तुम एक एस्टन हो, तुम्हें इस बारे में और ज्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और तुम इन्हें डिजर्व करते हो। फिर उसके रोल बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपसे एक और चीज का फेवर मांगना चाहता हूँ, क्या आप इनको मेरे लिए लेंगे? मतलब वो जितने भी 27 घर होते हैं वो सारे के सारे अपने भाई को दे रहा होता है और बोलता है कि इन सबको आप ले लीजिए और ये जो बैरन गेंडर वाला घर है इसको मुझे यूज करने दीजिए क्योंकि मुझे इसको यूज करना है किसी पर्पस के लिए। रोल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि इन सारे पेपर्स की वैल्यू डिपेंड करती है पर्सन के ऊपर और अगर ब्रदर इनका सौदा करेंगे तो इनकी और ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी। और फिर उसका भाई बोलता है ठीक है, मैं इन सब की केयर कर लूंगा और साथ ही साथ मैं तुम्हें कुछ और भी सिखाना चाहता हूँ रिवॉर्ड के तौर पे, तो कल सुबह मॉर्निंग में तुम मुझे मिलना। रोल बोलता है क्या रिवॉर्ड, आखिर कैसा रिवॉर्ड? उसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पे तुम्हें सिखाऊंगा कि आखिर तुम मेरी तरह परफेक्ट मसल कैसे बना सकते हो, तो बताओ क्या तुम ये सीखने के लिए एक्साइटेड हो? रोल बोलता है हाँ हाँ ऑफ कोर्स, मैं इसको क्या आखिर क्यों नहीं सीखूंगा। और फिर उसके बाद हमें पता चलता है कि लगभग 1 महीना बीत जाता है और रोल बोलता है कि लगभग 1 महीने से मैं अपने भाई के साथ ये मसल बनाने की ट्रेनिंग कर रहा हूँ और इसमें मेरी बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई। 1 महीने में मेरे भाई ने मेरा पूरा तेल निकाल दिया अच्छे से, तो अब मैंने सोचा है कि मैं आज के बाद उससे कभी ट्रेनिंग नहीं लूंगा। और फिर उसके बाद फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन एकेडमी के एडमिशन शुरू हो गए थे। हमें पता चलता है कि जो रोल के टीम मेंबर्स होते हैं वो सारे उसे उस एकेडमी में छोड़ने आ गए होते हैं। वहीं बर्नार्ड बोलता है कि मास्टर, हमको यही आशा है कि आपके एकेडमी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। रोल बोलता है हाँ हाँ, तुम इस बारे में चिंता मत करो, और वैसे भी मैं एकेडमी में बहुत ज्यादा इजी जाऊंगा क्योंकि उसके अलावा तो सारे वहाँ पे बच्चे आएंगे, कोई भी नोबल फैमिली का नहीं आएगा। उसका भाई बोलता है कि क्या तुम सच में उन लोगों पे इजी जाओगे? रोल बोलता है हाँ, क्या उनके ऊपर मुझे हार्ड जाना चाहिए, क्या इसका कोई रीजन है? उसका भाई बोलता है कि राइट, मैं वापस चले जाऊंगा जब तुम्हारा एडमिशन ओवर हो जाएगा, तो तुम मेरे बारे में तो ज्यादा चिंता मत करना। वही रोल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे तो सिर्फ एकेडमी में जाके वहां से ग्रेजुएट होना है, बाकी उसके अलावा मुझे वहां से कुछ भी नहीं लेना देना।
अकेडमी आना तो सिर्फ एक एक्सक्यूज था कि मुझे घर से दूर रहना है, लेकिन मेरा ट्रू पर्पस तो कुछ और है। अब उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉल लोग अकेडमी में आ गए होते हैं और रॉल बोलता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, मैंने सोचा नहीं था कि एडमिशन डे वाले दिन इतनी ज्यादा भीड़ होगी। रॉल का भाई उसे बताता है कि ये साल बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि जितने भी लोग उनका एडमिशन डिले हुआ था वो सारे लोग भी इस साल यहाँ पे दोबारा एडमिशन के लिए आए हैं। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ मुझे क्यों नहीं पता, मेरे पास तो कैफे लिंक है तो मुझे उस सब से ये सब कुछ पता चल जाना चाहिए था अभी तक। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैं अकेडमी से ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कुछ भी लेना देना नहीं है। अब उसके बाद वहाँ पे सभी के नेम लेना शुरू हो जाते हैं और रॉल जैसे ही वहाँ पे नेम सुनता है तो वो देखता है कि यहाँ पे बहुत सारे नोबल फैमिली के भी नेम लिए जा रहे होते हैं, जैसे जेरल डी रूबेन, सेलेब डी रैंडल और इसके साथ साथ रॉल डी एस्टन। रॉल बोलता है कि क्या, और वो फिलिप से बोलता है कि हे फिलिप, आखिर यहाँ पे और लाइनेजेस के लोग क्यों हैं? तुमने तो मुझे बोला था कि यहाँ पे कोई भी अदर नोबल फैमिली के लोग नहीं होंगे। फिलिप बोलता है कि हमको इस बारे में कोई न्यूज नहीं मिली जब हम मीरा से निकले थे, ये पता नहीं कैसे अचानक से हुआ। वही रॉल का भाई भी अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मुझे इस बारे में न्यूज मिल जानी चाहिए थी, लेकिन मैंने पिछला 1 महीना अपने भाई के साथ ट्रेनिंग करने में स्पेंड किया और साथ ही साथ जो बर्नर्ड था वो उन सारी प्रॉब्लम्स को संभाल रहा था जो कि बेरेंगेंडर ने कर रखी थी। और फिर उसके रॉल बोलता है कि ब्रदर, क्या आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता? और उसका भाई बोलता है कि तुमको ये सब कुछ बहुत जल्दी पता चल जाएगा, तुम बस अपने एग्जाम्स में थोड़ा इजी जाना। और फिर उससे कांग्रेट्स बोलता है उसके एडमिशन के लिए। रॉल बोलता है कि यहाँ पे जरूर कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है और फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो फिर क्यों ना अंदर की तरफ को बढ़े। और फिर वो जेक और पियर्स से बोलता है कि क्या तुम दोनों थोड़ा आस पड़ोस में जाके कुछ इन्फॉर्मेशन ले आओगे, आखिर मुझे पता तो चले कि जो टेस्ट सेंटर है वो कैसा है। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि ये सच में पेन इन द एज है, मुझे तो लग रहा था कि यहाँ पे सिर्फ सिंपल लोग आएंगे, लाइनेजेस के लोग नहीं आएंगे। अब मैं नहीं बता सकता कि यहाँ पे कितने हायर अप नोबल्स होंगे। वो बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मुझे इस बारे में ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए और अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। और फिर उसके बाद वहां पे अनाउंसमेंट होती है कि सारे के सारे इधर ध्यान दो, जो एडमिशन सेरेमनी है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, तो सभी लोग अपना ध्यान इधर को दो। मैं आप सभी का वेलकम करना चाहता हूँ रूबेन किंगडम अकेडमी में। इसके बाद हम लोग अपने स्टाफ मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। रॉल अपने मन ही मन में बोल रहा होता है कि मैंने तो सारे स्टाफ मेंबर्स को ऑलरेडी रिसर्च कर लिया है, तो मुझे इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हार्डली कोई ऐसा बंदा होगा जो कि नया रिक्रूट हो रखा होगा। लेकिन अचानक से रॉल बहुत ज्यादा शॉक जाता है और वो इसलिए शॉक होता है क्योंकि जो अकेडमी का टेम्परेरी वाइस प्रेसिडेंट साथ ही साथ मैजिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का प्रेसिडेंट होता है, वो कौन होता है? उसका नाम होता है अल्फ्रेडो ग्रे। ये जो बंदा होता है ये होता है वन ऑफ द 3 सेजेस इन द कॉन्टिनेंट और साथ ही साथ 8th सर्कल आर्च विजार्ड अल्फ्रेडो ग्रे। और इसको देखकर रॉल अपने मन ही मन में बोलता है कि आखिर ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड बस यहीं पे हमारा आज का चैप्टर नंबर 24 खत्म हो जाता है। अब देखो गाइस, ये जो सीरीज है इसमें अभी प्रेजेंट टाइम पे सिर्फ 30 चैप्टर्स आए हैं, मतलब जब तक खत्म होगा तब तक आई गेस 31 या 32 आ जाएंगे, लेकिन इसके चैप्टर बहुत धीरे धीरे आते हैं और जहां तक मुझे लग रहा है हम 2 या 3 दिन में ये सारे चैप्टर्स निपटा देंगे। तो उसके बाद एक नई सीरीज मेरे चैनल पे आने वाली है, उसका ऑलरेडी एपिसोड 1 मैंने रिकॉर्ड कर लिया है जो कि 1 घंटे का है, सिर्फ एडिट करना बचा है। तो कुछ दिनों में मैं उस सीरीज को भी डाल दूंगा। जैसा प्यार आप इस वीडियो पे दिखा रहे हो वैसा ही आप उस वाली सीरीज पे भी दिखाना। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।